नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मनोविज्ञान और शिक्षा जगत में जब भी ये बात उठती है ना कि बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं, तो ये सिद्धांत एक मजबूत आधार की तरह सामने आता है। हाँ बिल्कुल, यह विषय उन सभी छात्रों और दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझना चाहते हैं कि उम्र के साथ बच्चों के सोचने, समझने और दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है। पियाजे ने ये स्पष्ट किया कि बच्चों का दिमाग वयस्कों का छोटा रूप नहीं है, बल्कि वह एक बिल्कुल अलग और व्यवस्थित तरीके से काम करता है। ये चर्चा हमें उसी व्यवस्था को समझने में मदद करेगी। सही कहा। ये मानना कि बच्चे बस कम जानकारी वाले वयस्क हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्रोत की शुरुआत करते हैं जो इसी मूल अवधारणा को स्पष्ट करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जीन पिजेट। Cognitive development refers to the way children learn and process information. It includes improvements in attention, perception, language, thinking, memory, and reasoning. According to Piaget's cognitive developmental theory, our thoughts and reasoning are part of adaptation. Cognitive development follows a definite sequence of stages. Piaget described 4 major stages of cognitive development. 1. Sensory motor stage, birth to 2 years. 2. Pre-operational stage, 2 to 7 years. 3. Concrete operational stage, 7 to 11 years. 4. Formal operational stage, 11 plus years. Trick, SPCF. तो छात्रों, इस हिस्से में संज्ञानात्मक विकास की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश की गई है। संज्ञानात्मक विकास का सीधा सा अर्थ है हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास। एक बच्चा किसी चीज पर ध्यान कैसे केंद्रित करता है, भाषा कैसे ग्रहण करता है, उसकी याददाश्त कैसे काम करती है और वो तर्क कैसे गढ़ता है, ये सब इसी का हिस्सा है। सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ अनुकूलन या अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, अडेप्टेशन। हाँ, इसका अर्थ है कि हमारा दिमाग नई जानकारियों और अनुभवों के आधार पर खुद को लगातार ढालता रहता है। यह कोई यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक निश्चित क्रम में होती है। और आप सभी को इन 4 चरणों को याद रखने के लिए जो SPCF स्रोत में दी गई है, वो सच में पूरे सिद्धांत का एक नक्शा है। इस SPSCF ढांचे को एक मानसिक मानचित्र की तरह इस्तेमाल करना वाकई बहुत उपयोगी है। यह स्पष्ट करता है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि हर चरण पिछले चरण की नींव पर बनता है। चलिए, इस ढांचे के पहले कदम यानी S से इस यात्रा को शुरू करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। During this stage, babies up to 2 years learn through their senses. They learn about their environment and who belongs to it. One of the primary lessons learned in the sensory motor stage is object permanence. Object permanence is the concept that things do not vanish from existence if they're no longer in plain sight. This stage can be divided into 6 separate substages as given below. कक्षा के नजरिए से समझें तो ये जीवन के शुरुआती 2 साल हैं। इस अवस्था का नाम ही इसकी कार्यप्रणाली बता देता है। संवेदी यानी इंद्रियां और गामक यानी शारीरिक गतिविधियां। इस उम्र में बच्चे किताबें पढ़कर या निर्देश सुनकर नहीं सीखते। वे दुनिया को छूकर, देखकर, चखकर और सुनकर महसूस करते हैं। यहीं पर वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह स्मृति की शुरुआत है। मतलब जैसे वो लुका छिपी वाला खेल होता है ना, जहां हम चेहरा छिपाते हैं। एकदम सही उदाहरण है। जब 6 महीने के बच्चे के सामने से खिलौना हटा दिया जाता है या चादर के नीचे छिपा दिया जाता है, तो उसके लिए खिलौना दुनिया से ही खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस अवस्था में आगे बढ़ता है, वो समझने लगता है कि आंखों से ओझल होने का मतलब अस्तित्व का खत्म होना नहीं है। वो जानता है कि खिलौना वहीं है, वो गायब नहीं हुआ। ये एक तरह से मानसिक रूप से दुनिया का नक्शा बनाने की शुरुआत है। बच्चा ये समझ रहा है कि चीजें स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। अब क्योंकि ये 2 साल का समय बहुत तेजी से बदलाव का होता है, स्रोत इसे 6 छोटी उप अवस्थाओं में बांटकर और भी सूक्ष्म स्तर पर समझाता है। शुरुआत बिल्कुल जन्म के समय से होती है। रिफ्लेक्सेस 0 to 1 month, प्रतिक्रिया 0 से 1 महीना। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द एनवायरनमेंट प्योरली थ्रू इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड लुकिंग। ये जीवन का पहला महीना है। यहाँ कोई सचेत सोच या योजना नहीं है।
बच्चा केवल उन जन्मजात प्रतिक्रियाओं के सहारे जीवित रहते हैं और वातावरण को महसूस करते हैं जो प्रकृति ने उन्हें दी है। उदाहरण के तौर पर होठों के पास कुछ भी आने पर उसे चूसने की कोशिश करना या प्रकाश की ओर देखना, ये दुनिया के साथ उनका बिल्कुल पहला और अनफिल्टर्ड संपर्क है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाओं का सबसे बुनियादी स्तर है, लेकिन पहले महीने के बाद स्रोत एक बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां बच्चा अपनी ही हरकतों पर ध्यान देने लगता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस 1 to 4 months, प्रारंभिक वृत्तीय अनुक्रिया 1 से 4 महीना। Between 1 and 4 months, the child works on an action of his own which serves as a stimulus to which it responds with the same action. And around we go. यहाँ वृत्तीय या सर्कुलर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, और प्रारंभिक या प्राइमरी का मतलब है कि यह क्रिया पूरी तरह से बच्चे के अपने शरीर तक सीमित है, जैसे बच्चे का अपने ही हाथ को बार बार देखना या अंगूठा चूसना। एक बार जब कोई शारीरिक क्रिया गलती से हो जाती है और बच्चे को सुखद लगती है, तो वह उसे एक चक्र की तरह दोहराने लगता है। तो एक तरह से बच्चा अपने ही शरीर का अन्वेषण कर रहा है, लेकिन इसके बाद वो अपने शरीर से बाहर की चीजों में भी दिलचस्पी लेने लगता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस 4 to 8 months, गौण वृत्तीय अनुक्रिया 4 से 8 महीना। The child becomes more focused on the world and begins to intentionally repeat an action to trigger a response in the environment. बिल्कुल। अब 4 से 8 महीने की उम्र में दायरा बढ़ जाता है। गौण या सेकेंडरी का अर्थ है कि अब ध्यान स्वयं के शरीर से हटकर बाहरी वातावरण पर चला गया है। बच्चा जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे बाहरी दुनिया में कोई प्रतिक्रिया हो। अगर पालने से कोई झुनझुना बंधा है और बच्चे के हाथ लगने से उसमें से आवाज आती है, तो वह उस आवाज को दोबारा सुनने के लिए बार बार हाथ मारेगा। ये कार्य और कारण को समझने की एक बहुत ही शुरुआती अवस्था है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे संयोग से होने वाली क्रियाएं अब इरादे में बदल रही हैं, और ये इरादा अगले चरण में और भी स्पष्ट हो जाता है, जहां बच्चा एक लक्ष्य तय करने लगता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस 8 to 12 months, गौण अनुक्रियाओं का समन्वय 8 से 12 महीना। Develop certain focuses on the demand object. Responses become more coordinate and complex. 8 से 12 महीने की ये अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बच्चे का व्यवहार स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। अब वो केवल एक ही काम को नहीं दोहराता, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए 2 अलग-अलग कार्यों का समन्वय करता है। मान लीजिए बच्चे को अपना मनपसंद खिलौना चाहिए जो एक कुशन के पीछे रखा है। वो पहले कुशन को हटाएगा और फिर खिलौने को पकड़ेगा। उसकी प्रतिक्रियाएं अब अधिक जटिल और सुलझी हुई हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है, जहां बच्चा समस्याओं को हल करने के लिए रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो अपने प्रयोगों में विविधता लाने लगता है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 to 18 months, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया 12 से 18 महीना। Children begin a period of trial and error experimentation during this substage. 1 साल से 1.5 साल का बच्चा सचमुच एक छोटे वैज्ञानिक में बदल जाता है। तृतीय या टर्शरी का मतलब है कि अब वो सिर्फ पुरानी क्रियाओं को नहीं दोहरा रहा, बल्कि वो परिणामों को देखने के लिए जानबूझकर अपनी क्रियाओं में बदलाव कर रहा है। वो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए बच्चा एक चम्मच को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराकर देखेगा कि हर बार आवाज कैसी आती है। हाँ, वो हर चीज को फर्श पर फेंककर बहुत खुश होते हैं। सही कहा। वो सिर्फ शैतानी नहीं है, वो लगातार नए तरीके आजमाकर अपनी दुनिया के भौतिक नियमों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये निरंतर प्रयोग का समय है, लेकिन शारीरिक रूप से चीजों को गिराने या फेंकने की इस आवश्यकता के बाद इस पहली अवस्था का अंतिम चरण आता है, जो अगले बड़े पड़ाव की नींव रखता है। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट 18 to 24 months, प्रारंभिक प्रतिनिधानात्मक सोच 18 से 24 महीना। Children begin to develop symbols to represent events or objects in the world in the final sensory motor substage. 1.5 से 2 साल की उम्र में ये बदलाव बहुत ही गहरा है। अब बच्चे को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए शारीरिक रूप से प्रयास और त्रुटि करने की मजबूरी नहीं है। वो अपने दिमाग में चीजों के प्रतीक बना सकता है। वो किसी कार्य को करने से पहले सोच सकता है कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। ये मानसिक चित्रण की शुरुआत है,
और चूंकि शब्द भी चीजों के प्रतीक ही होते हैं, इसलिए इसी समय भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है। भौतिक क्रियाओं से मानसिक प्रतीकों की ओर ये बदलाव हमारी SPCF ट्रिक के दूसरे अक्षर यानी P के लिए एक सटीक पुल का काम करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इन दिस स्टेज, children learn through symbolic learning. Symbolic learning is stimulated through language development and imitative or imaginative play. A child may give human characteristics to inanimate objects. During the pre-operational stage, the child has egocentric thinking. आत्मकेंद्रित सोच। This means that they lack the ability to see outside of their own perspective without being prompted by reward. The child also tends to not be able to understand that situations, actions, or issues can be altered or reversed. Pre-operational stage 2 to 7 years. It is categorized into two parts. So, दोस्तों, 2 से 7 साल तक चलने वाली इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक कहा जाता है। संक्रियात्मक का अर्थ है तार्किक रूप से सोचना। तो ये अवस्था तार्किक सोच विकसित होने से ठीक पहले का समय है। इस दौरान प्रतीकात्मक सीखना हावी रहता है। बच्चे भाषा का बहुत उपयोग करते हैं और कल्पनाशील खेल खेलते हैं, जैसे किसी डिब्बे को कार मान लेना। छात्रों को यहाँ 2-3 बहुत ही विशिष्ट अवधारणाओं को समझना चाहिए। पहला है जीववाद या एनिमिज्म। जैसे निर्जीव चीजों को जीवित मान लेना। एकदम सही। अगर उन्हें दरवाजे से चोट लग जाए तो वो दरवाजे को भी मारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दरवाजे को भी दर्द होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आत्मकेंद्रित सोच या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है। इसका अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है कि बच्चा संज्ञानात्मक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने में असमर्थ है। उसे लगता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहा है, बाकी सब भी वैसा ही देख रहे हैं। और वो जो तीसरी बात थी, पलटने में असमर्थता। हाँ, परिस्थितियों को रिवर्स करने में उनकी असमर्थता। वे ये तो समझ सकते हैं कि बर्फ पिघलकर पानी बन गई, लेकिन वे ये तर्क नहीं लगा पाते कि उस पानी को वापस जमा कर बर्फ बनाया जा सकता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सोच बहुत ही जादुई और एक तरफा होती है। ये देखना दिलचस्प है कि स्रोत इस 2 से 7 वर्ष की अवधि को भी 2 हिस्सों में बांटता है, जिससे हमें इस सोच के विकास को और करीब से देखने का मौका मिलता है। प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 to 4 years, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष। इन दिस दे बिगैन टू प्रिटेंड प्ले, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म आर हेल्ड। 2 से 4 वर्ष की इस पहली उप अवस्था में आत्मकेंद्रित सोच और जीववाद अपने चरम पर होते हैं। बच्चे नाटक वाले खेल या प्रिटेंड प्ले में पूरी तरह डूबे रहते हैं। डॉक्टर खेलना या किसी काल्पनिक दोस्त से बात करना इसी अवस्था की पहचान है। वे अभी भी अवधारणाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए इसे पूर्व प्रत्यात्मक कहा गया है। और जैसे जैसे वे 4 साल की उम्र पार करते हैं, उनकी जादुई सोच में एक तरह की उत्सुकता जुड़ने लगती है। इंट्यूटिव 4 to 7 years, अंतर्ज्ञान 4 से 7 वर्ष। इसमें the child begins to be curious, wants to use primitive reasoning to know how things work. 4 से 7 साल की उम्र तक आते आते बच्चे हर चीज के बारे में क्यों और कैसे पूछने लगते हैं। वे जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। इसे अंतर्ज्ञान या इंट्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे अपना एक मौलिक तर्क तो लगाते हैं और कई बार सही निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हें ये कैसे पता, तो वे समझा नहीं पाते। वो बस मान लेते हैं कि ऐसा ही है। बिल्कुल, वे बस अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर चीजों को सत्य मान लेते हैं। उनमें अभी भी व्यवस्थित तर्क की कमी होती है। ये क्यों वाला चरण हर उस व्यक्ति के लिए बहुत परिचित होगा जिसने छोटे बच्चों के साथ समय बिताया है। लेकिन 7 साल की उम्र के आसपास वो अंतर्ज्ञान और मौलिक तर्क एक अधिक ठोस और व्यवस्थित रूप लेने लगता है, जो हमें SPCF के तीसरे अक्षर C पर लाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड हैज बिगन टू डेवलप लॉजिक एंड कॉन्क्रीट रीजनिंग स्किल्स। सही। Children in the concrete operational stage are able to quantify and organize. Their egocentric thinking diminishes. They are able to understand the perspective of another person. Children in the concrete stage are able to understand and relate to relational terms. Relational terms like time, size, space, and distance are more easily understood and conceptualized in this stage. 7 से 11 वर्ष की इस अवस्था में एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक बदलाव आता है।
अब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन ये तर्क केवल मूर्त या कॉन्क्रीट चीजों तक ही सीमित होता है, यानी वे चीजें जिन्हें वे भौतिक रूप से देख या छू सकते हैं। उनकी आत्मकेंद्रित सोच कम होने लगती है और वे समझने लगते हैं कि दूसरों के विचार और भावनाएं उनसे अलग हो सकती हैं। समय, दूरी और आकार जैसे संबंधप्रक शब्द अब उनके लिए सिर्फ रटे हुए शब्द नहीं होते। वो उनका असली अर्थ समझने लगते हैं। हाँ, और स्रोत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तार्किक क्षमताओं को उजागर करता है जो इस अवस्था में विकसित होती हैं। Transitivity. One of the important processes that develop is that of transitivity, which refers to the ability to recognize relationships among various things in a serial order. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक श्रृंखला में चीजों के बीच संबंध पहचानने की क्षमता है। अगर बच्चे को बताया जाए कि क ख से बड़ा है और ख ग से बड़ा है, तो वो बिना देखे मानसिक रूप से यह निष्कर्ष निकाल लेगा कि क ग से भी बड़ा है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग अब जानकारियों को सिर्फ अलग-अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जोड़कर देख रहा है। और यही जुड़ने की क्षमता क्रमबद्धता में भी दिखती है। बिल्कुल। दूसरी क्षमता क्रमबद्धता या सीरिएशन है। It refers to the ability to sort objects or situations according to any characteristic, such as size, color, shape, or type. For example, the child would be able to look at his plate of mixed vegetables and eat everything except the Brussels sprouts. ये चीजों को किसी एक विशेषता जैसे आकार, लंबाई या रंग के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। स्रोत में दी गई सब्जियों वाली थाली का उदाहरण बहुत सटीक है। बच्चा अपनी थाली में रखी विभिन्न सब्जियों को उनके प्रकार के आकार या रंग के आधार पर छांट सकता है और अपनी नापसंद की चीज को अलग कर सकता है। यह वर्गीकरण की गहरी समझ को दर्शाता है। और वो जो तीसरा पॉइंट था, कंजर्वेशन। Conservation. Conservation is one of Piaget's developmental accomplishments, in which the child understands that changing the form of a substance or object does not change its amount, overall volume or mass. हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि है संरक्षण या कंजर्वेशन। इसका अर्थ है ये समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने से उसकी मूल मात्रा नहीं बदलती। अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डालते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा सोचेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वो लंबा दिख रहा है। लेकिन इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा तुरंत समझ जाएगा। एकदम सही। वो तर्क लगा लेगा कि पानी की मात्रा वही है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। वो सिर्फ दिखावे पर नहीं जाता, बल्कि तर्क का इस्तेमाल करता है। यह एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे तर्क अब दृश्य धारणा पर हावी हो रहा है। लेकिन जैसा कि स्रोत ने स्पष्ट किया, यह तर्क अभी भी मूर्त या भौतिक रूप से मौजूद चीजों पर निर्भर है। इस सीमा को पार करने के लिए हम पियाजे के सिद्धांत के अंतिम चरण SPCF के F पर पहुंचते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ Piaget's theory of development. In this stage, a child develops the ability to utilize abstract thinking. अमूर्त सोच। They are able to consider different perspectives, opinions, and concepts to draw conclusions. Children in the formal operational stage are able to use abstract thought. They use abstract thought to solve problems. In the formal operational stage, a child's skills are fine-tuned. 11 वर्ष और उससे आगे चलने वाली ये अवस्था संज्ञानात्मक विकास का शिखर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब सोचने के लिए किसी वस्तु का सामने भौतिक रूप से मौजूद होना जरूरी नहीं है। किशोर अब न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता और भविष्य की संभावनाओं जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर विचार कर सकते हैं। वे अलग-अलग दृष्टिकोणों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जो 3 मुख्य मानसिक उपकरण स्रोत में बताए गए। हाँ, इस अवस्था में 3 मुख्य मानसिक उपकरण बहुत धारदार हो जाते हैं। पहला है निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव लॉजिक। इसका मतलब है किसी सामान्य सिद्धांत या नियम से शुरू करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचना। विज्ञान और गणित के जो जटिल नियम होते हैं, उन्हें समझने और लागू करने की क्षमता इसी तर्क से आती है। दूसरा है काल्पनिक स्थितियों या हाइपोथेटिकल सिचुएशन से निपटना। मतलब क्या होगा अगर वाली स्थितियां। हाँ, बिल्कुल। अब वे क्या होगा अगर वाली स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर दे तो क्या होगा?
इसके लिए उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खत्म होने का वास्तविक अनुभव नहीं चाहिए। वे अपने दिमाग में ही पूरी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। ये सच में एक वयस्क वैज्ञानिक या दार्शनिक की तरह सोचने की शुरुआत है, जहां वे सिर्फ दी गई जानकारी को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उस जानकारी को व्यवस्थित करके किसी भी समस्या का समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। सही कहा। अब उनका दिमाग जानकारियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संयोजित करता है। अगर उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो अंधाधुंध प्रयास और त्रुटि नहीं करते, जैसा कि हमने सेंसरी मोटर अवस्था में देखा था। इसके बजाय वे एक योजना बनाते हैं, संभावित समाधानों के बारे में सोचते हैं और फिर सबसे तार्किक कदम उठाते हैं। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक कारक। द फैक्टर्स व्हिच पियाजे कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का स्पष्ट मानना था कि किसी भी बच्चे का बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास अचानक या किसी जादू से नहीं होता। वो तो है। इसके लिए कुछ विशेष और मूलभूत तत्वों का होना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जहां बच्चा एक वैज्ञानिक की तरह अपने आसपास की भौतिक दुनिया के साथ प्रयोग करके ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे ने कुछ ऐसे मुख्य कारकों की पहचान की जो इस विकास के लिए अनिवार्य है। मतलब ये बहुत ही तार्किक लगता है। विकास के लिए एक आधार तो होना ही चाहिए। स्रोत में जो पहला कारक दिया गया है वो बहुत ही प्रसिद्ध अवधारणा है, स्कीमास। स्कीमा, पियाजे called the schema the basic building block of intelligent behavior, a way of organizing knowledge. A schema can be defined as a set of linked mental representations of the world, which we use both to understand and to respond to situations. इसे समझने के लिए आइए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। हम सभी ने फाइलिंग कैबिनेट या अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के फोल्डर देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसे ही फोल्डर होते हैं, जिन्हें पियाजे ने स्कीमा कहा है। जब भी कोई बच्चा दुनिया में कोई नई चीज देखता है या अनुभव करता है, तो उसका दिमाग उस जानकारी को रखने के लिए एक नया मानसिक फोल्डर बना लेता है। जैसे कि कोई नया अनुभव हुआ और तुरंत एक नया फोल्डर बन गया। एकदम सही। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चे ने पहली बार कोई गेंद देखी है और उसके साथ खेला है, तो उसके दिमाग में गोल चीज जो लुढ़कती है का एक फोल्डर या स्कीमा बन जाएगा। और भविष्य में वो उसी का इस्तेमाल करेगा। जी, भविष्य में जब भी वो किसी नई परिस्थिति का सामना करेगा, तो वो इन्हीं मानसिक फोल्डर्स का उपयोग करके दुनिया को समझेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा। ये हमारी बुद्धि की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना इन मानसिक फोल्डर्स के दुनिया हमारे लिए सिर्फ एक अव्यवस्थित शोर की तरह होगी। ये स्कीमा ही है जो हर जानकारी को तरतीब से रखता है। तो चलिए देखते हैं कि जब नई जानकारी आती है तो क्या होता है। एडेप्टेशन, अनुकूलन। Adaptation is a process through which living beings adjust to their environment. Just as human beings adapt to the environment, their thinking also adapts to the changes they experience. Two basic processes are involved in adaptation: assimilation and accommodation. इस अवधारणा को जीव विज्ञान या हमारे रोजमर्रा के जीवन से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरह बदलते मौसम के साथ हम अपने कपड़े बदलते हैं। हाँ, सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़े। बिल्कुल, यानी हम पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, नए अनुभव रोज आते हैं। जैसे जैसे हम नई परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरते हैं, हमारी सोच और हमारे मानसिक फोल्डर्स भी उसी के अनुसार खुद को ढालते हैं। इस ढलने की प्रक्रिया को ही हाँ, इस ढलने या तालमेल बिठाने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार इस अनुकूलन की प्रक्रिया के दो मुख्य हिस्से होते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। शारीरिक अनुकूलन की तरह मानसिक अनुकूलन भी जरूरी है। स्रोत के अनुसार इसका पहला हिस्सा है 1. Assimilation, हिंदी में आत्मसात्करण। It refers to the process by which new objects and events are grasped or incorporated within the scope of existing schemes or structures. ये अनुकूलन का पहला और सबसे आसान कदम है। आत्मसात्करण का सीधा सा अर्थ है किसी नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद फोल्डर या स्कीमा में फिट कर लेना। जैसे वो कुत्ते बिल्ली वाला उदाहरण। बिल्कुल, आइए उसे ही लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा है कि 4 पैर और पूंछ वाला जानवर कुत्ता होता है। अब एक दिन वो बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली के भी 4 पैर और एक पूंछ होती है। तो बच्चा उस बिल्ली को देखकर तुरंत कुत्ता कह देता है। जी, यहाँ बच्चे ने क्या किया?
उसने बिल्ली यानी एक नई जानकारी को अपने कुत्ते वाले पुराने मानसिक फोल्डर में बिना किसी परेशानी के फिट कर दिया। इसी प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। हमने अक्सर छोटे बच्चों को ऐसा करते देखा है। वे हर पुरुष को पापा या हर उड़ने वाली चीज को चिड़िया कह देते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम है। लेकिन जाहिर है दुनिया इतनी सरल नहीं है, टकराव तो होगा ही। और यही हमें अगले बिंदु पर ले जाता है, टू अकोमोडेशन। It is the process through which the existing schemes or structure is modified to meet the resistance to straightforward grasping or assimilation of a new object or event. अब उसी कुत्ते और बिल्ली वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे ने बिल्ली को कुत्ता तो कह दिया, लेकिन अचानक वो बिल्ली मियाऊं की आवाज निकालती है या फिर झट से पेड़ पर चढ़ जाती है। बिल्कुल। अब बच्चे का दिमाग चकराता है, क्योंकि उसके कुत्ते वाले फोल्डर में तो लिखा है कि कुत्ता भौंकता है और जमीन पर दौड़ता है। तो नई जानकारी पुराने फोल्डर में फिट नहीं हो रही है। एकदम सही। यहाँ एक मानसिक टकराव या प्रतिरोध पैदा होता है। इस स्थिति में बच्चे के दिमाग को अपना पुराना फोल्डर बदलना पड़ता है या फिर बिल्ली के नाम से एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। पुरानी सोच में बदलाव करने या नई मानसिक संरचना बनाने की इस जटिल प्रक्रिया को ही समायोजन कहा जाता है। ये वाकई में वो क्षण है जहां असली सीखना होता है। जब पुरानी जानकारी काम नहीं आती तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस टकराव के बाद क्या होता है? स्रोत इसका उत्तर देता है, इक्विलिब्रियम, संतुलन। द कॉग्निटिव स्टेबिलिटी और बैलेंस अराइव्ड बाय द प्रोसेसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज द इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड। इसे एक तराजू की तरह देखा जा सकता है। जब बच्चे ने बिल्ली को म्याऊं करते सुना था तो उसके दिमाग का तराजू डगमगा गया था। एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि जो वो जानता था और जो वो देख रहा था उसमें मेल नहीं था। फिर उसने समायोजन किया। जी, इस डगमगाहट को दूर करने के लिए उसने समायोजन किया और बिल्ली का एक नया फोल्डर बनाया। जैसे ही वो नया फोल्डर बना और दुनिया फिर से समझ में आने लगी, दिमाग का तराजू फिर से स्थिर हो गया। आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद दिमाग में जो ये शांति और स्थिरता आती है, पियाजे की भाषा में उसे ही संतुलन या इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो विकास, इसी तरह संतुलन, असंतुलन और फिर नए संतुलन की एक निरंतर यात्रा है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सुंदर चक्र है। अब पियाजे के सिद्धांत के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं, जो ये बताता है कि ये सारा चक्र शुरू कहां से होता है। फिजिकल एक्सपीरियंस, भौतिक अनुभव। It is accepted that there can be no knowledge development without relating objects within the environment. An individual acquires knowledge not by passively copying objects in the environment, but by acting upon them. कक्षा के वातावरण या घर में बच्चों की परवरिश के नजरिए से इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे का स्पष्ट रूप से मानना था कि बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। कोई भी बच्चा सिर्फ चुपचाप बैठकर ये चीजों को दूर से देखकर नहीं सीख सकता। मतलब सिर्फ किताबें पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को केवल किताबें पढ़ा दी जाए या टीवी पर दुनिया दिखा दी जाए तो उसका असली मानसिक विकास नहीं होगा। वास्तविक ज्ञान तब पैदा होता है जब बच्चा अपने हाथों से चीजों को छूता है, उन्हें महसूस करता है, उनके साथ खेलता है, उन्हें गिराता है और उन पर कोई क्रिया या एक्टिविटी करता है। बच्चे का खिलौनों को खोलना और तोड़ना भी शायद इसी का हिस्सा है। एकदम सही। पर्यावरण की वस्तुओं के साथ ये सक्रिय भागीदारी ही सच्चे भौतिक अनुभव और संज्ञानात्मक ज्ञान का आधार है। ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देकर उनके भौतिक अनुभव को कम तो नहीं कर रहे हैं। खैर, पियाजे के सिद्धांत से हमें ये तो समझ आ गया कि बच्चा अकेले अपने पर्यावरण के साथ प्रयोग करके कैसे सीखता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जी, स्रोत अब एक नए विचारक की ओर मुड़ता है, लेव विगोत्स्की। Lev Vygotsky, a Russian psychologist and a contemporary of Jean Piaget, proposed a theory of cognitive development known as socio-cultural theory. He believed that the society and culture of the children play a vital role in the development of their cognition. ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ है। पियाजे जहां ये मान रहे थे कि बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह अकेले भौतिक दुनिया से जूझकर सीखता है, वहीं उनके समकालीन रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने समाज पर जोर दिया। ज्ञान का असली स्रोत उसका समाज,
उसके आसपास के लोग और उसकी संस्कृति है। Vygotsky's theory of socio-cultural development, he states that the skills children learn first are related to interactions with others and they then take that information and use it within themselves. चलिए ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये स्थापित करता है कि इंसान सबसे पहले बाहर की दुनिया से यानी दूसरे लोगों से बातचीत करके और उनके साथ रहकर कौशल सीखता है और फिर उसे अपना बनाता है। बिल्कुल। इसके बाद वो उस बाहरी ज्ञान को अपने अंदर समेटता है और अपनी व्यक्तिगत समझ बनाता है। मतलब सीखना पहले सामाजिक होता है, फिर व्यक्तिगत। ये नजरिया पियाजे से काफी अलग और उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत आगे बताता है कि वाइगोट्स्की के अनुसार वे कौन से मुख्य कारक हैं जो इस सामाजिक सीखने को संचालित करते हैं। According to Vygotsky, there are three main factors that affect the learning of the child, and these are social interaction, culture, and language. पहला, social interaction, सामाजिक अंतःक्रिया. Children try to interact with people, example, peer groups, family members, etc. वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है। इंसान मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है और बच्चे जन्म से ही लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। परिवार के सदस्य, माता-पिता, भाई-बहन और बाद में स्कूल के दोस्त, ये सब बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। यानी बातचीत से ही शुरुआत होती है। जी, इन लोगों के साथ हंसना, खेलना, बात करना, झगड़ना और विचारों का आदान प्रदान करना, जिसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की नींव रखता है। हम दूसरों को देखकर और उनके साथ व्यवहार करके ही दुनिया को समझना शुरू करते हैं। दूसरा कारक जो हमारे स्रोत में दिया गया है वो भी बहुत गहरा है। 2. कल्चर. 2. संस्कृति. Children adopt the culture by interaction. बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारक हमारी संस्कृति है। कोई भी बच्चा ये जन्म से नहीं जानता कि किस बात पर खुश होना है, किस बात पर दुखी होना है, या बड़ों का सम्मान कैसे करना है। हाँ, या किसी विशेष स्थिति में कैसा व्यवहार करना है। जब बच्चा समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो वो अनजाने में ही अपने आसपास की रीति रिवाजों, मान्यताओं, मूल्यों और जीवन जीने के तरीकों को अपने अंदर ढालने लगता है। हमारी संस्कृति हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे सोचना है। इसी के माध्यम से बच्चे की सोच का सांचा तैयार होता है। और इन सब से जुड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है तीसरा कारक 3, लैंग्वेज। Children can easily imitate their primary language through interaction or communication. सही कहा। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है भाषा। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये विचारों को व्यक्त करने और ग्रहण करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब बच्चा अपने परिवार के बीच उठता बैठता है तो वो बिना किसी व्याकरण की किताब पढ़े केवल संचार और निरंतर बातचीत के माध्यम से अपनी मातृभाषा या प्राथमिक भाषा सीख जाता है, जो कि बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज से जुड़ने और अपनी संस्कृति को समझने का सबसे बड़ा उपकरण है। बिना भाषा के उच्च स्तर का संज्ञानात्मक विकास संभव ही नहीं है। इन 3 कारकों के अलावा वाइगोत्स्की ने यह भी बताया कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक छात्र को किन चीजों की जरूरत होती है। स्रोत में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। Vygotsky also proposed 3 basic needs of students during learning. These are 1. Zone of proximal development. 1. निकटवर्ती विकास का क्षेत्र. It is the gap between the actual developmental level of a person, as determined by independent problem solving, and the levels of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. It also includes scaffolding. शिक्षा मनोविज्ञान में यह एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा है। इसे एक दूरी या गैप के रूप में देखा जा सकता है, जैसे वर्तमान स्तर और भविष्य के स्तर के बीच की दूरी। बिल्कुल। कल्पना करें कि एक स्तर वो है जहां एक बच्चा बिना किसी की मदद के खुद ही समस्याओं को सुलझा सकता है, ये उसका वर्तमान स्तर है। और एक दूसरा उच्च स्तर है जहां तक वो बच्चा पहुंच तो सकता है लेकिन अकेले नहीं, उसे किसी वयस्क या ज्यादा समझदार दोस्त के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, हाँ, जो अंतराल है, उसे ही निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या ZPD कहा जाता है। वाइगोत्स्की का दृढ़ विश्वास था कि एक शिक्षक को अपना पूरा ध्यान इसी क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि असली शिक्षा और मानसिक विकास इसी दायरे के भीतर होता है। जो बच्चा खुद कर सकता है उसे सिखाने का कोई फायदा नहीं।
और जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है वो अभी सीख नहीं पाएगा। ये एक बहुत ही शानदार पैमाना है सीखने की प्रक्रिया को मापने का। और इस Z पीढ़ी के भीतर मदद कैसे दी जानी चाहिए, इसके लिए हमारा अगला बिंदु है स्कैफोल्डिंग। Scaffolding is the term given by Vygotsky in which he proposed that the temporary help given by the teachers, family, friends, etc. to the children in his learning. पहाड़ या मचान की अवधारणा को हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसे साइकिल चलाना सीखने के बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो शुरुआत में माता-पिता पीछे से साइकिल को कसकर पकड़ते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं। हाँ, वो एक अस्थायी मदद होती है। बिल्कुल। जैसे जैसे बच्चे का संतुलन बनने लगता है, माता-पिता धीरे-धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं और अंततः छोड़ देते हैं। शिक्षक, परिवार या दोस्तों द्वारा दी जाने वाली इसी शुरुआती, क्रमिक और अस्थायी मदद को मचान या पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका उद्देश्य बच्चे को हमेशा के लिए निर्भर बनाना नहीं है। नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से काम करने लायक बनाना है। और ये मदद कौन दे सकता है? स्रोत इसका जवाब तीसरे बिंदु में देता है, MKO, more knowledgeable others. Vygotsky defined the more knowledgeable other, MKO, as anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner, particularly in regard to a specific task, concept, or process. MKO could be teachers, parents, tutors, and even peers. यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत की एक बहुत ही रोचक और व्यवहारिक अवधारणा है। अधिक जानकार अन्य या MKO का मतलब हमेशा कोई उम्र दराज व्यक्ति, माता-पिता या पारंपरिक शिक्षक होना जरूरी नहीं है। कोई भी हो सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उस खास विषय या काम के बारे में सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान या कौशल हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी नए स्मार्टफोन को चलाना सीखना है तो एक 10 साल का बच्चा भी अपने दादाजी के लिए MKO बन सकता है, क्योंकि उस तकनीक की समझ बच्चे को दादाजी से ज्यादा है। ये बात आज के तकनीकी युग में तो और भी सटीक बैठती है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा पर बहुत जोर दिया है और स्रोत में भाषा के विकास के चरणों का उल्लेख है। 3 stages of language, भाषा के 3 चरण। In his socio-cultural theory, Vygotsky also proposed the 3 stages of language that a child progresses through while developing cognitively. These stages are: स्रोत में पहला चरण है social speech, सामाजिक वाक. It refers to the external communication to talk with other people. भाषा के विकास का ये सबसे पहला चरण है, जो जन्म के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाता है। इसमें बच्चा अपनी बुनियादी ज़रूरतों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलता है। जैसे भूख लगने पर रोना या बोलना। जी। जैसे जब कोई मचालू कर या टूटे-फूटे शब्दों में कहता है कि उसे भूख लगी है या उसे कोई खिलौना चाहिए। यह पूरी तरह से बाहरी दुनिया और अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करने और अपनी बात मनवाने के लिए किया गया संचार है। इसमें विचार बहुत गहरे नहीं होते, बस आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद जो चरण आता है वो बहुत ही मजेदार है, प्राइवेट स्पीच, निजी वाक। It refers to internal communication by which children direct themselves. It is a mechanism to turn shared knowledge into personal knowledge. बिल्कुल, ये चरण बड़ा ही दिलचस्प होता है और माता-पिता अक्सर इसे देखते हैं। छोटे बच्चे जब अकेले खेलते हैं तो वे अक्सर खुद से ही जोर-जोर से बातें करते रहते हैं। हाँ, खिलौनों से बात करते हुए। जैसे खेलते हुए बच्चा कहता है, अब मैं इस लाल कार को यहाँ रखूंगा। अरे ये तो गिर गई, चलो इसे वापस उठाते हैं। देखने में लग सकता है कि बच्चा किससे बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो खुद को दिशा निर्देश दे रहा होता है। वो बाहर से मिले सामाजिक ज्ञान को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जोर-जोर से बोलकर अपनी ही सोच को व्यवस्थित करने का तरीका है। एकदम सही, और ज्ञान को अपना बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और हम वयस्कों में भी कभी-कभी तनाव के समय ऐसा देखने को मिलता है। खैर, इसका अंतिम चरण है इनर स्पीच, आंतरिक वाक। It arose when private speech goes underground and is transformed into silent inner speech. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समय के साथ वो खुद से बोल बोल कर बात करने की आदत धीरे धीरे मन के अंदर चली जाती है। बच्चा अब भी खुद से बात कर रहा होता है, लेकिन अब वो आवाज होठों से बाहर नहीं आती। वो मन ही मन में सोचने लगता है। जी, जैसे हम और आप आज कोई भी निर्णय लेने से पहले या कुछ पढ़ने के बाद अपने दिमाग में जो शांत विचार करते हैं, वो यही मौन आंतरिक वाक है। ये संज्ञानात्मक परिपक्वता का एक बहुत बड़ा संकेत है, जहां भाषा और विचार पूरी तरह से जुड़ जाते हैं।
तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे समाज की आवाज धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज बन जाती है। स्रोत आगे इसी को संक्षेप में बताता है। रोल ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका। This theory implies the idea that social interaction is a primary cause and plays a crucial role in the learner's cognitive development. Children learn through interaction and collaboration with skilled and knowledgeable people. इन बिंदुओं से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कोई एकांत में की जाने वाली गतिविधि नहीं है। एक बंद कमरे में अकेले बैठकर बच्चे का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास कभी नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा समाज में लोगों के बीच मौजूद होता है। आते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक बड़ा अंतर भाषा को लेकर था। वाइगोत्स्की's व्यू ऑन लैंग्वेज, भाषा पर व्यगोत्स्की का दृष्टिकोण। Lev Vygotsky emphasized that the acquisition of speech is the major activity in cognitive development. He believed by acquiring language, the child modifies its higher mental functions. According to Piaget, thought emerges first, and according to Vygotsky, language has a profound effect on thoughts. यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान के इन दो दिग्गजों के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। पियाजे का मानना था कि बच्चा पहले दुनिया को देखता है, विचार करता है और उसके बाद उन विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा जन्म लेती है, यानी विचार पहले आता है, भाषा बाद में। लेकिन वाइगोत्स्की की सोच इसके विपरीत थी। हाँ, उनका कहना था कि भाषा सीखना सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि भाषा ही वो चीज है जो हमारे सोचने की क्षमता यानी उच्च मानसिक कार्यों को आकार देती है। जब हमारे पास शब्द होते हैं तभी हम जटिल विचार कर पाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरुआत में अलग होते हैं, लेकिन बाद में मिल जाते हैं और भाषा का हमारे विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मुर्गी और अंडे वाले सवाल जैसा है, लेकिन दोनों के नजरिए से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम अपने स्रोत के अंतिम भाग यानी नोट की तरफ बढ़ते हैं। Vygotsky's socio-cultural perspective of learning emphasizes importance of cultural tools in the learning process. Vygotsky's believe in reciprocal teaching, in which it allow creation of dialogue between students and teacher. शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों ही बिंदु बहुत क्रांतिकारी हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक उपकरण या कल्चरल टूल्स, ये वो साधन हैं जो किसी संस्कृति ने पीढ़ियों से विकसित किए हैं, जैसे कि किताबें, नक्शे, कैलकुलेटर, कंप्यूटर या यहाँ तक कि भाषा और गणित की फॉर्मूले। ये सब महज वस्तुएं नहीं हैं। नहीं, ये वो उपकरण हैं जो हमारे सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं और ज्ञान को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। पारंपरिक कक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि केवल शिक्षक बोलता है और छात्र चुपचाप सुनते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। उनका मानना था कि पढ़ाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जी, छात्र और शिक्षक के बीच एक खुला संवाद होना चाहिए, जहां दोनों एक दूसरे से सवाल पूछें, चर्चा करें और दोनों मिलकर सीखें। सीखना एक साझी गतिविधि होनी चाहिए। ये सारी जानकारी हमें ये समझने में एक बिल्कुल नई दृष्टि देती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के इस डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे नए मोर नॉलेजेबल अदर या सांस्कृतिक उपकरण बन गए हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये टेक्निकें हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही हैं? क्या ये एआई टूल्स हमारे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं या क्या वे हमारे खुद के सोचने की क्षमता को कम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का निर्माण कभी नहीं रुकता। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, प्रज्ञा पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।